कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। तो विनोद भाई, हाँ भाई, आज जो है चर्चा का विषय हमारा जो है, कई ऐसे विषय हैं जो कि समय के अनुसार और यूं कह लें कि मौसम के अनुसार दोनों ही जो है सही बैठेंगे। बिल्कुल। एक तो पहले तो हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हमारे पशुधन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। यानी कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल किस तरह से करें। बिल्कुल, जैसे मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, नया अनाज भी उठने लग रहा है, तो इस तरह से उनका क्या कुछ हमने देखभाल करनी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसी तरह से एक दूसरा विषय भी हमारा एक ऐसे ही आ जाए विनोद भाई, वो है हमारे अनाज से, खेतों से संबंधित। बिल्कुल। आप जाना है कि खेतों में से अनाज आजकल अनाज की उठाई भी हो रही है, उठा भी लिया अब तेरे भाई लिया तकरीबन एक आधी जगह रह भी रहा। चलो वो भी उठा लेंगे जल्दी से, पर अनाज उठाने के बाद विनोद भाई इतना रखेंगे भी कहीं। रुक के भाई देख, पहले तो वो बोरा में मतलब की टंकी सी बना दिया करते, तो देख रेख की बारे में कुछ न कुछ तो होना चाहिए आज। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इस विषय पे भी करेंगे चर्चा कि अनाज का सुरक्षित भंडारण किसान भाई किस तरह से कर सकें, या एक आम आदमी किस तरह कर सकें, क्योंकि हर एक आदमी अपनी जरूरत के अनुसार घर में अनाज रखा है। तो पहला क्यों ना विषय ले लें हम, जो पहले वाला विषय हमारा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। तो पशुओं की बात करें तो वीरेंद्र भाई देखो, इसके अंदर जो पशु तो जो हमारे जो डांगर हो, देखो ये तो उत्साहक धंधे था है जी हाँ। और इसके अंदर तो बात करें तो ये जिस तरह गर्मी भी शुरू हो रही, मौसम ये बदलता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में कई बार ये देखा गया है बदलते मौसम में भी लगा लें, या फिर एक कई बार जो है जब पशु जो हैं बाहर खेत में भी चुगण जावे हैं, और जी बाहर जो रेवड़ हैं वहाँ भी जावे हैं। कई जगह आज भी रिवाज है, जा रहे हैं, कई जगह बंदे भी रहे हैं, पर उसमें जो है नए पुराने पशु इकट्ठे होते रहें। तो मान लो किसी पशु में कोई ऐसी बीमारी लग रही है जो कि दूसरे पशु में भी फैल सके है, तो उसकी तरफ हमने देख रेख करनी है, और उसके लिए टीकाकरण भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खतरा आजकल के दिनों में रहा है विनोद भाई, वो है मुंह पक्या खुर पक्या रोग का, जिसने के बोच्चा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो उससे बचाव के टीके जो किसी ने नहीं लगवाए पशुपालक भाई ने, तो अपने पशुओं को ये जरूर लगवा लें। तो वीरेंद्र भाई देखो, जो पशुओं के जिस तरह कोई भी जिस तरह मौसम बदलता है, हरी बीमारी तय उसमें शुरू हो ही जावा है। और अगर जो बैला की बात करें तो इसमें गाय भी जावा है, और उनमें एक अफरा रोग भी आ जावा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इन दिनों जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि गाही का काम चल रहा है, अनाज उठा रहे हैं, और उसमें देखो बहुत सी जगह तो मशीनीकरण काफ़ी आ गया, और इसके साथ साथ फिर भी परंपरागत तरीके जो हैं बहुत से किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं कि बैलों से गाही भी कर रहे हैं, लान लिया भी रहे हैं, ले जा भी रहे हैं, दाने ठा के भी घर ले रहे हैं। या कई बार देखो होगा आपने मंडी में खुली डेयरियाँ पड़ी रहे हैं, तो उसमें बैल क्या और गाय क्या, तो उसमें चिक्का भी लगा दो कई, तो पहले तो ये हुआ करता है तो कि कई पशु उसने खा ले हैं, ताज़ा नया अनाज है, उससे अफारे की समस्या बन सके। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि मुंह पे उनके छिंका लगा दे, जिस तरह के आजकल हम लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हो। बिल्कुल। और ये क्या है, इनने मास्क कह दे हैं अब के भाई बाहर से जो है कीटाणु अंदर ना जावे, और उसमें छिंका ला दे हैं, अक भाई न्यू कह दे हैं कि भाई जो अनाज जो है वो ना खा सके या फसल में मुंह ना मार सके। और वीरेंद्र भाई देखो, ये तो राम जी के वो हाथ में है, पहले पशुआ के छिक्के ला कर दिए, बाद में गला कर। हाँ, वो तो समय की बात है, पर बचाव में ही बचाव में जरूरी है। और सरकार की जो गाइडलाइन है भाई, उनका पालन भी करना चाहिए। पालन बिल्कुल करना चाहिए, सुरक्षा नियमों को अपनाना चाहिए, और इसमें कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए विनोद भाई। और ऐसे में जब हम बात कर रहे थे बैलों की या पशुओं के अफारे से बचाने की, यदि यह समस्या आ भी जा विनोद भाई, तो उसका थोड़ा सा बचाव कर सके हैं। वो किस तरह? और उसमें ये हो जाए कि बीमार पशुओं को 50 मिलीलीटर तारपीन का तेल, 10 ग्राम हींग, आधा किलोग्राम सरसों का तेल या अड़सी का तेल कोई भी उपलब्ध हो,
तो वो मिला के और सावधानी से जो है पशुओं को नाड़ के ज़रिए दे दें, जिससे कि कुछ राहत जो है फारे से मिल जाए, गैस वगैरह होगी वो पेट में से निकल जाए। और फिर भी जो कसर रह जा दिखे, कोई संकोच ना करें, देर ना करें, नज़दीकी पशु चिकित्सक की, पशुओं के डॉक्टर की सलाह जरूर लें। न्यू नहीं अपने आप ही लगे रहें कि भी बता दिया था तो एक बार दे दिया सरसों का तेल की नाड़, दोबारा दे दो, तिबारा दे दो, ऐसा ना करें। एक बार से असर नहीं होया तो नज़दीकी पशु चिकित्सक का तुरंत सलाह जरूर लें। और वीरेंद्र भाई जिस तरह हम गाय भैंस ने देखो ब्याण के टाइम में भी 60 दिन बाद जो गर्मी से आ जाओ, उसे जो हम गर्भवती करा तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, यह भी आप सही कह रहे हो कि 60 दिनों के बाद गर्मी में आने के लक्षण दिखाने लग जाए, ब्याने के बाद जो दिखें, तो उसमें जो है समय पे जाबण करावें जो गाय भैंस बोल रही है। और जो ध्यान रखें कि जो पशु सुबह गर्मी में आ रहा है तो शाम के समय नए दूध करावें, जिससे कि खुल के जो है उसकी गर्मी आ जाए। और इसी तरह से जो गर्मी में पशु लक्षण दिखा रहा है शाम ने, तो नए दूध सुबह करवा दें। और जो भैंस जो है जाबण नहीं हो रही है तो पशु चिकित्सक से जांच करवाएं, उचित सलाह लें। कई बार भैंस क्या गाय क्या फिर भी जाएं विनोद भाई, एक बार करवाया दूसरी बार क्योंकि खनिज लवण वगैरह की कमी हो जाए तो ये देखा जाए कई बार, तो वो सही उसकी जांच करके पशु चिकित्सक जो है बता पाएगा, उसका सही इलाज करेगा कि भैया क्यों फिर रही है, ठहर क्यों नहीं रही। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई जो अगर जो जिन बहन भाइयों ने अगर जो भेड़ पाल रखी है तो भेड़ों को चेचक और एंटेरोटॉक्सीमिया का जो रोग का वो बचाव का टीका भी बिल्कुल लगवाना सही कहा है कि टीकाकरण तो पशुओं में समय के साथ साथ जरूर करवाएं, जिससे कि कोई रोग उसमें ना हो। और इसी तरह जिन बहन भाइयों ने मुर्गी पाल रखी है, मुर्गी घर है, उनको चूहों रहित बनाने चाहिए और जो संतुलित आहार भी उनको देना चाहिए और जो सूखे स्थान पर उन्हें रखें और जो उनके अंडे हैं वो भी सुरक्षित और ठंडे स्थान पर हमें इकट्ठा रखना चाहिए। यह भी आप सही कह रहे हो विनोद भाई कि मुर्गी घरों को चूहे रहित बनावे, नहीं वो नुकसान पहुंचावेंगे, पर चूहे रहित तो हमने अपने खेत जो अनाज का स्थान है वो उसको भी करना चाहिए, क्योंकि चूहे तो अनाज को भी नुकसान पहुंचावे। मुर्गी घरों भंडारण की चल रही है। हाँ, तो सुरक्षित अनाज भंडारण पे तो बात करेंगे विनोद भाई। अभी जैसे मौसम बदलने की बात आप कर रहे थे और पशुओं का जो है देखभाल इस बदलते मौसम में भी जरूरी करना हो जाए। और जैसा आप जाने कि इन दिनों में और अगले महीने में और ये आगे जून जुलाई तक आप देखें गर्मी बहुत पड़ेगी, आगे तक पड़ेगी। और हकीकत मौसम जिस तरह हो रहा है ना, कति ये मतलब कि पूरा साल जिस तरह प्रदूषण कम भी रहा है तो गर्मी सही होगी, जाडा भी सही होया। हाँ, ये तो समय के साथ साथ है, जैसे वातावरण में हम ढलेंगे उसी वातावरण के अनुसार हमने ढलना भी पड़ेगा और देख रेख भी करनी पड़ेगी। हमने देख रेख अपने डांगर डोर की भी पशुधन की भी करनी पड़ेगी। कई बार देखा है विनोद भाई ज्यादा गर्मी में पशु भी तनाव में आ जाए। हाँ। और आपने उनके लक्षण देखे होंगे, क्या बोला इसमें वो बेचारा कम खावा लग जावे। हाँ, और सांस की जो दर हो वो कम उसमें बढ़ जाए, बड़ी तेज फुंकारे से मारेगा और जो मुंह खोल कर सांस ले न्यू कहते हैं औंकड़ लग रहा है, लग रहा। और कई बार तो हम देखा कि भाई वो हद ज्यादा वो लार गिरा है, लार सी टपकने लग जाए उसमें। और इसी तरह जो पानी के सेवन में भी हमने बढ़ोतरी कई बार हम देखा है। और स्वाभाविक है, गर्मी पड़ेगी तो प्यास भी लगेगी और हमने ज्यादा पानी भी पिलाना चाहिए, पशुओं को खुद भी पीना चाहिए, पशुओं को भी पिलाना। और वीरेंद्र भाई दूध में फिर कमी भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें उनकी खाने पीने की क्षमता घटेगी। मेरे ख्याल में हरा चारा कम हो जाए तो दूध उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाए। इसी तरह अगर जो जिस तरह गर्मी पड़े तो फिर हमें छाया के स्थान में भी ढूंढा है कि भाई कड़छा में न बांधा अच्छी तरह। और पशु भी खुद भी ढूंढते हैं। और इसी तरह जो प्रजनन क्षमता है उसमें भी कमी आ जाती है। जो अभी बात कर रहे थे हम कि अभी फिर जाए डंगर, बिल्कुल ठहर देनी है। बिल्कुल, ये हम जो बता रहे हैं गर्मी के तनाव के लक्षण हैं। और इसी तरह जो प्रजनन क्षमता है उसमें भी कमी देखी जावे है। और ज़्यादा घूमने की बजाय ये सताई रहना, इसमें एक जगह खड़े रहना पसंद करेगा, पशु छाया ढूंढता फिरेगा, ये लक्षण ये आपने सही बताया। और इन दिनों एक और चीज़ भी बढ़ जाए विनोद भाई, गर्मियों के दिनों में। और वो क्या हो जाए कि आपने देखा मच्छर मक्खी या फिर चिचड़ी वगैरह बाह्य परजीवी या कुत्ता मक्खी वगैरह कहते हैं, तो ये इनका प्रकोप बड़ा भारी बढ़ जाए, जिससे कि पशु जो है बेचैनी सी महसूस करेगा, क्यों ये उसके शरीर पर प्रकोप करेंगे, काटेंगे, उसने खून चूसने की तरफ भागेंगे और पशु बेचैनी महसूस करेगा। पशु क्या आदमी क्या, आप खुले में बैठे हो शाम के समय मच्छर काटने लगेंगे, आप ये हाथ पैर मार दे अंदर भाजने लगेंगे, हैं जी। तो इस तरह से उनके जो है उत्पादन क्षमता घटेगी। और वीरेंद्र भाई कई बार हम देखा जिस तरह गर्मी जिस तरह बढ़ जाती है तो उसमें जो हरे चारे की वह भी कमी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे में भी जो है हमने उसको ऐसा पौष्टिक आहार देना चाहिए जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहे और सही
प्रोटीन, वसा या फिर खनिज मिश्रण उनको मिलते रहें, इस तरह का हमने उनका आहार करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो देखा जाए कि गर्मियों में विनोद भाई न्यू देखा होगा आपने, गायों की बजाय भैंसा थोड़ी बेचैन ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उनको गर्मी लगा, वो जब भी देखेंगे उन बस यूँ लगा उनके गात पे पानी गिर दे रहो, नहा दो या जोड़ में बिठा दो, ये रहेगी गर्मी थोड़ा ज़्यादा मानना है। बिल्कुल, तो ये हो क्योंकि वो भैंसा का जो काला रंग है और बालों की कमी, तो हाँ, ये उसमें भी एक को कारण है। ज़्यादा अवशोषित कर देते, इस वजह से उनने फिर पसीने भी ज़्यादा हुआ, जो ग्रंथि है वो गाय की तुलना में काफ़ी इसमें कम भी रहा है। और इसी तरह से गर्मियों में पशुओं के जो ऊर्जा की जरूरत पड़े है वो ज़्यादा जरूरत हो जाए, बिल्कुल। उसी समय चारा भी कम खाया जाए, ये भी देखा गया है। गर्मी से होने वाले तनाव का असर भी थायराइड ग्रंथि पे इनके पड़ेगा, जिसके कारण जो आंत की जो इनकी गतिशीलता है वो काम करने की क्षमता कम हो जाए। और इसी तरह जो वीरेंद्र भाई देखो, जिस तरह हम पशुओं की बात कर रहे थे, एक तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए जो उसने बढ़िया व्यवस्था उसकी बांधने ये की बात होनी सही कह चाहिए, रहे हैं। खुला और हवादार खुला हवादार हो और शेड खुला होया हो। और इसी तरह जो शेड की जो छत है ना वह थोड़ी ऊंची होगी तो उसमें फिर गर्मी कम लगेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें जब भी जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जब उनके शेड बनाओ पशुओं के अपने, तो एक जो उसका शेड है वो ऊंचाई पर छाते अच्छी तरह दे हुए। और इसी तरह जो पशुपालन के आसपास जो छायादार जो अगर जो पेड़ होता है वो और बढ़िया फायदेमंद रहा है। एक और ध्यान रखें विनोद भाई कि जिस भी शेड में या बरांडे में या पेड़े के नीचे छाया बांध रहे, भीड़ ना करें पशु, खुले खुले रख, हवा लगेगी उनको, हवा आने दो तो उनको फिर गर्मी भी कम लगेगी। और ताजे ठंडे पानी का प्रबंध वहाँ पे जरूर रखें, और पानी हमेशा उसमें पिलाते रहे। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जब भी हम कई बार पशुओं में घुमान ले जावा है, जोड़ पे ले जावा है, हाँ। तो घर से ही पानी पिलाकर उनको ले जाना चाहिए ताकि वो शुद्ध पानी पियो। हाँ, कुछ बीमारी जोड़ का गंदा पानी कम से कम पियो। और इसके साथ साथ विनोद भाई संतुलित आहार जरूर दें, पौष्टिक आहार दें, खनिज मिश्रण उसमें दें। हरे चारे की कमी हो जाए तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई बार हे या साइलेज का इस्तेमाल कर सकें। कहते हैं ना कि जो जिन दिनों में चारा ज़्यादा हो रहा है और अचारा उसका अचार बना लें, तो वो अचार इन दिनों में काम आवे फिर जब चारा हरा चारा कम हो रहा हो। और इसी तरह जो वीरेंद्र भाई, ये तो अब जब उसकी बात करें कि जब मक्खी मच्छर या अन्य जो परजीवी है उनके प्रकोप तक बचाने के लिए कई बार हम पशुपालक वो कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी सावधानी रखनी, जब भी सारे पशुओं ने हम बाहर काट के और सावधानी तो उसमें अपने दस्ताने हाथ में डाल के जब उसका छिड़काव करना चाहिए, मुंह का कपड़ा बंद है, क्योंकि देखिए इसके अंदर सावधानी भी जरूरी है। अपना भी बचाव करना है विनोद भाई और पशुओं का भी बचाव रखना है, क्योंकि जो कीटनाशक हैं वो तेज भी उसके असर उसके। पहली बात तो ज़्यादा तेज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सके पशु पे कोई घाव हो रहा हो कहीं हो या चाट ले तो ऐसा भी असर है, उससे भी हमने बचाना। और एक और बात है विनोद भाई, आप गर्मी का जिक्र कर रहे थे, आजकल तो थोड़ा सा तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, लोग पंखे लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, तो जिससे ठंडक रहे वहाँ पे पशुओं को। और वीरेंद्र भाई जो शेड की बात कर रहा था ना मैं, जी हाँ, ये कई बार जब हम शेड बना तो टीन के हुए हैं, हाँ सही, तो उसके ऊपर पराली डाल दे हुआ ताकि जो तापमान वो भी कम रहे और उन गर्मी कम लगे। और इस तरह से पशु के आहार में साथ साथ दाने की मात्रा भी बढ़ा दें। प्रतिदिन जो है लगभग 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण सुबह शाम उसको जरूर दें। और इसी के साथ साथ एक बात का और भी ध्यान रखें कि जो ठंडा पानी है वो समय समय पर पिलावें, जितना ज़्यादा हो सके ताज़ा पानी जरूर पिलावें। और भैंसों को तो नहला दें 2-3 बार, तो उस जैसी बात नहीं है, और उससे साफ सफाई भी रहेगी और जो हमारे पशु हैं वो भी बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और वीरेंद्र भाई देखो, हम कहते हैं कि जो भी हम पशु बांध है उनका एक कार्ड भी बनाना चाहिए ताकि उनकी सारी सामग्री भी लिखी जाए और कौन सा टीका केला का क्या रह गया है, हरी बीमारी, वो सारी चीज़ उसमें रिकॉर्ड भी रहा। ये तो आपने विनोद भाई बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई किस तरह से जो है हम इनका रिकॉर्ड रख सके हैं। और ये भी आ जाओ उसमें उम्र का भी, उनके पैदा होने का भी, उनके जब होने का भी, और उनके ब्याने का या कितनी बार ब्याह ली, और कल को यदि उसकी खरीद फरोख्त करनी है, बेचना लेन देन पड़ जाए पशु को, किसान भाई या पशुपालक भाई करें तो उसमें भी दिक्कत। आजकल तो रजिस्टर बना लो, रजिस्टर बना लो, हाँ उसमें बना लो, पढ़े लिखे हैं तो उसके साथ रिकॉर्ड उसमें भाई सारी दवाइयाँ का भी, डॉक्टरी का भी, टिक्के का भी बेरा रहा है कि भाई कौन सा लगा, कौन सा रह गया, कब लगवाना है। हाँ ये भी बात आप सही कह रहे हैं, टीकाकरण की पूरी उसमें एक कार्ड पर डॉक्टर का एक फोन नंबर भी पावा है भाई, इमरजेंसी वो भी किस तरह वो ये आपने बहुत बढ़िया हम रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम पशुधन तक बहुत ज्यादा लाभ ले सके। अच्छा, इनसे तो लाभ ले लेंगे। और आप जिक्र कर रहे थे कि भी आज एक मनोरंजन भी करवाएंगे। बिल्कुल, ज्ञान की गेला गेला थोड़ा मनोरंजन भी तो जरूरी है। तो वीरेंद्र भाई ये सुनते हैं ये रागनी।
नहीं माती, हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। हाथों से जो चीज चली जा, रोने से कुछ फायदा ना, तन को चिंता खा जाती तन, खोने से कुछ फायदा ना, तन को चिंता खा जाती तन, खोने से कुछ फायदा ना। जो सोना कानों को तोड़े, सोने से कुछ फायदा ना, बिन मतलब कुछ बोझ उठाकर ढोने से कुछ फायदा ना, बिन मतलब कुछ बोझ उठाकर ढोने से कुछ फायदा ना। हंस के भोग भोगना चाहिए, हंस के भोग भोगना चाहिए, जो भी दुख सुख मिलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। सदा कोई ना चीज रही, इतिहास उठा के देख लियो, आई थी जो चली गई, इतिहास उठा के देख लियो, आई थी जो चली गई, इतिहास उठा के देख लियो। काल से कोई बचा नहीं, इतिहास उठा के देख लियो, शास्त्र कहते सही सही, इतिहास उठा के देख लियो, शास्त्र कहते सही सही, इतिहास उठा के देख लियो। रोज निकल कर चढ़ता सूरज, रोज निकल कर चढ़ता सूरज, शाम पड़े ही ढलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। सर्दी गर्मी भूख प्यास और सर्दी गर्मी भूख प्यास और दुख सुख को सहना चाहिए, मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए, मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए। लालच और लोभ धारा में कभी नहीं बहना चाहिए, जो कुछ कहना सुना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए, जो कुछ कहना सुनना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए। त्याग के बल से बल
से बल मिलता है, जीवन सदा बदलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाए, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान है माती, तू हिम्मत करे से करता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाए, कष्ट का समय निकलता जा। तो विनोद भाई, हाँ, वीरेंद्र या भाई। तो सुनी रागनी, हिम्मत का भगवान हिम्मती, और वाकई जो है हमारे किसान भाई भी हिम्मत कर रहे हैं। और देखो फिर समय पे जो अनाज भी उठा लिया, पशुओं की देखभाल भी कर रहे हैं, और जो मौसम का नरम गरम होता रहे तो हिम्मत करके उसमें भी कामयाब हो ही जा है। तो वीरेंद्र भाई मत करके थोड़ा मौसम के बारे में हाँ, भी ये बता दो। आपने सही बात करी विनोद भाई। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है, अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 15 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 19.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल जो है 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आपने देखा आज बूंदाबांदी भी होती रही। बिल्कुल। अब जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल चर्चा का विषय रहेगा बागों में सूत्रकृमि की समस्या और समाधान, और नई फसल नई उमंग के तहत दूसरी चर्चा का विषय रहेगा ग्वार की खेती। अब विनोद भाई, हमें उस विषय पे जो आप कर रहे थे जिक्र, आज की नसीहत के बारे में। आज की नसीहत के बारे में, कि अनाज का सुरक्षित भंडारण किस तरह कराया जाए, जो कि किसान भाइयों ने इतनी मेहनत से अनाज उठाया है, मंडी में भी पहुँचाया है, अपने घरों में भी रखा है, अपनी साल भर की ज़रूरत पूरी करनी है, और साल भर में अगले साल का बीज भी रखना है। बिल्कुल, बीज रखना है और उसका देख रेख हम किस तरह रखें। हाँ, तो फिर वो जरूरी से वो ज़रूरी है। तो विनोद भाई, सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए उसके ऊपर नज़र डालो जाए। बिल्कुल, आज हम जो देखो अनाज भंडारण में जो सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके हमने अपनाने चाहिए। और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अनाज को भंडारण तक पहले उसको हमने अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, ताकि उसमें बिल्कुल कोई सही कह नमी रहे नहीं हैं, नमी रहे। ना हो। और देखिए, अगर जो सूखेगा तो उसमें नमी नहीं रहेगा, साफ सुथरा उसने करे, और उसमें नमी की जो मात्रा है वह केवल 10% तक कम होनी चाहिए, क्योंकि इस नमी में जो कीड़े जीवाणु और जो फफूंदी की बात करें तो अनाज को नष्ट नहीं करते। अगर सूखे हुए अनाज में दांत तक काटने पर कट जैसी आवाज़ आवे तो नू समझ लेवे कि भाई हमारा जो अनाज से वो भंडारणता ही सही से, यानी कि है, हम एक मतलब देसी तरीका से हम चबा के देख लिया हाँ, करें दो ना, चार भाई कट दाने से मुंह कर। में पाकर देख लियो, अपना कट देनी कर दे। हाँ, तो नो समझ रहे लियो भाई हमारा और जो- अनाज सुरक्षित करने के लिए ठीक से। हाँ, और जो कट की आवाज नहीं आती, वो पेचक जा दब जा तो समझ लो फिर भी कसर है, नमी है उसमें, और सुखाओ। और अच्छा, और इसके अलावा और इसके अलावा वीरेंद्र भाई देखो, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनाज से हम खेता में जिस तरह ला हुआ है, एक तो उसना अच्छी तरह झाड़ ले हुआ, झाड़ने में झाड़ने के साथ साथ उसमें क्या है, जो टूटे हुए दाने से वो न्यारे हो जाओगे। क्योंकि अगर जो हम उसको कट्ठे डाल कर हम डालें तो अनाज में जो टूटे फूटे जो दाने निकले हैं, क्योंकि इसी दाना में कई बार कीड़े अपनी जगह बना ले हुए हैं, और अनाज न छान कर और साफ सफाई करके ही हमने उसमें रखना चाहिए। और एक और बात है विनोद भाई, जो टूटे हुए दाने वाला अनाज रखेंगे और उसके अगले साल बीज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतने संख्या में जमाव भी कम होगा टूटे दाने का। बिल्कुल, इसलिए अच्छा फसल सही नहीं बेहतर हो पाएगी। फसल सही नहीं होगी, अंकुरित नहीं होने के, तो बढ़िया अनाज जो है अपने इस्तेमाल के लिए रखें। और जो भंडार गृह है उसकी भी अच्छी तरह से साफ सफाई कर साफ लें, सफाई बाहर उसकी निकालने। ज़रूरी है, क्योंकि जो दीवारें और फर्श की दरारें हैं उनमें भी हमने बढ़ना चाहिए, ताकि जो चूहे या फिर कीटों की हम जिस तरह बात कर रहे थे वो छिपने की जगह ना मिले, और हमारा जो अनाज है वो सुरक्षित रहे। हाँ, और टंकी वगैरह हैं उनको बाहर निकाल कर धूप लगा लें, अच्छी तरह से सुखा दें, और छिड़काव वगैरह कर दें कीटनाशकों का उसमें चारों तरफ से। उसके बाद जो है भंडारण कराया जाएगा तो बड़ी। एक और बात भी है विनोद भाई, वो यह है कि कई बार न्यू कर लें कि आधी टंकी थी, 2 बोरी रह रही थी, और उसी के ऊपर पादे हैं भाई 4 बोरी और ऊपर पादे नहीं, पुरानी तो नीचे ना निकलेगी और ऊपर से नया पा दिया। ऐसा भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर कोई जीव उसके हैं, सुरसरी वगैरह उसके, फफूंदी वगैरह उसके, उसका असर नए दाने में भी, यानी कि नए न पुराने में नहीं मिला, पुराने न नए में नहीं मिला। बिल्कुल 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 खाली कर रखें, या फिर उसका भंडारण पुराने का अलग करें और नए का अलग कराया जाए तो बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि भंडार गृह में जो है हवा का आवागमन भी व्यवस्था होनी चाहिए, और नहीं तो अनाज में नमी हो जाएगी। पर ध्यान रखें कि नमी वाली हवा ना जाए, सूखी हवा जाए तो बढ़िया है ना, अच्छी तरह से वहाँ नमी रहित रहेगा वो। और इसी तरह से जो कई भाई जो है बोरियां भर कर रख लें,
तो बोरियां भी जो है अच्छी तरह से सुखा के झाड़ के उनके कीट वगैरह उसमें से नष्ट करके, या फिर न्यू कह लियो कि उसमें जो आ जाए कीटनाशक, किसी भी कीटनाशक में डुबो के अच्छी तरह से फिर सुखा लें और फिर जो है उसमें भंडारण करें, या फिर सीधी सी बात है नई बोरी का इस्तेमाल करें। वैसे तो देखो वीरेंद्र भाई, नई बोरी इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर जो पुरानी हो तो 0.1 फेनवालेट 20 EC को, एक किसी ने यानी कि साइपरमेथ्रिन 25 EC को, या फिर 0.1 मेलाथियन 50 EC को इसमें पानी के घोल में 10-15 मिनट तक उसमें डुबा कर रखा है और बोरी को अच्छी तरह छाया में सुखाने के बाद ही हमने अनाज में उसमें डालना चाहिए। जी हाँ, और इसी तरह से एक ये भी देखा जाए है कि जैसा हम बीज के जिक्र कर रहे थे, तो बीज के लिए रखे गए दानों में जो है कोई भी जो है कीटनाशक का धूड़ा जो है उसमें दे दें, जिससे कि वो उसमें बचा रह सके। मेलाथियन वगैरह 5% धूड़ा 2.5 ग्राम जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला के भी उसको रख सके हैं। इसी तरह से दालों वगैरह का भी सुरक्षित भंडारण करना ज़रूरी है। तो उसमें मूंग चने की दाल को ढोरा से बचाने के लिए उसमें जो है 3 इंच मोटी 7 सेंटीमीटर रेत की परत भी उसमें दे दें, और जब उसको निकालेंगे तो उसके बाद उसको इस्तेमाल कराया जा सके है। तो इस तरह से कीटों की रोकथाम जो है समय समय पे करते रहें। एक और बात है, चूहों वगैरह से जो है ज़रूर बचा करें। बिल्कुल, चूहों का नियंत्रण ज़रूर करें। जिंक फास्फाइड वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकें इनके नियंत्रण के लिए, पिंजरे इस्तेमाल कर सकें, उनको निकाल कर वहाँ से दूर छोड़ दें, नष्ट कर दें, जिससे कि ये अनाज को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचा। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई, जी हाँ, ये तो संदेश सुना, और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। घड़ी की सुइया कह रही है भाई कार्यक्रम अगले अंक में बाद में मिल लगे, तो आज के अंक के लिए इतना ही। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।